बोले तुम नए लड़के हो, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? मैंने कभी सपने में कभी बेकार सोचा भी नहीं था। ऐसा तो लगा बिजली गिर गई एकदम से। पता नहीं दिमाग में क्या क्वेश्चन करूं, उनके क्वेश्चन का क्या जवाब दूं। मेरे पास कोई जवाब आया टूटा फूटा, क्यों कभी बात नहीं की उनसे, करता नहीं था। बोले बाबूजी आप अगर कहोगे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा, यही शब्द थे मेरे में। आप जो जैसे कहोगे। बाबूजी की नहीं, कुएं में गिरने के लिए बात नहीं कर रहा, तुम विचार। तो मैं 12 का चुनाव लड़ा। 12 में हुआ कि जो यहाँ के हमारे सदर विधायक जी, माननीय विधायक जी डेविड जी, हम बाबूजी की पार्टी से थे वहाँ तब भी, जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े के कारण 40,000 वोट लेके आया। फिर पहले 19 मिले, फिर 40 मिले, मार्जिन थोड़ा अभी बढ़ गया डबल। और जो नन्नू सिंह जी थे बसपा से, उनको 30,000 वोट मिले। और जो माननीय विधायक जी सदर हैं इस समय, उनको 7,000 वोट मिले और जमानत जब्त भी हुई थी उनकी। तो चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतों से, लगभग 34,000 मतों से 2017 में विजयी हुआ। और इसलिए फिर कॉन्फिडेंस में 22 भी लड़े। और हाँ, और जब हुआ विजयी तो जनता का दोबारा मुझे आशीर्वाद। जरा इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत जरूरी सवाल है कि एटा से सिद्धपुरा मार्ग का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो कौन सी विधानसभा में पड़ता है? मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। यहाँ की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो बेचारे लोग एटा तक कनेक्टिविटी में जाते हैं, मुझे भी जाना आता है। मैं उनके कष्ट में बड़े भाव के साथ उनके सम्मान के रूप में कहना चाहता हूँ कि वो ज्यादा क्षेत्र मेरे में आता है। और जल्दी है ये सर्टिफिकेट, थैंक यू, विनर का, क्योंकि इन्होंने क्विज में सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए और साथ में हमने इनको ये सर्टिफिकेट दिया और इन्होंने आपको। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, मैं उनसे चर्चा क्या करूंगा, कभी बात क्या करूंगा। मतलब बात नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी इतना व्यक्तिगत जुड़ा हो गया था। व्यक्तिगत जुड़ा हो गया था, बात करने का केवल पैर छूने तक का हुआ करता था। पैर छू ले तो हमारा सब कुछ हो गया। जैसे परमात्मा के लिए होता है कि बस कुछ वैसा ही था। वो आदर्श थे। मैं जैसे निकलते थे भीड़ भाड़ में, हम लोग पैर छू लेते, वो देख पाए न देख पाए, बस उतने को अपने को सौभाग्य मेरे लिए। विचार भी नहीं किया हुआ। बोले कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, बात करना चाहेंगे। तो मैं समझ रहा कोई मजाक करने वाला हूँ या मुझसे कोई गलती हो गई, डांट पड़ने वाली है, ऐसा मन में भाव आया। मैंने कहा डांट पड़ने वाली है, कोई गलती हो गई मुझसे, या कोई मजाक कर रहे हैं। मैंने गाड़ी साइड से लगवाई, उनके फोन लिया। तो मैं तो वही मजाक समझ रहा था कि वो बोले मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मैंने बोला मैं कोई मजाक कर रहा हूँ कि नहीं, मैं योगी महाराज जी बोल रहा हूँ। ऐसे महाराज जी ने बोला। बोले मैंने कि महाराज जी 40 पर मंच पे नहीं हुआ करता था। लोग मुझे उस समय धक्का देते थे कि नहीं तुम्हारा काम यहाँ मंच पे नहीं है, अपना काम करो, पीछे खड़े हो जाओ। उस समय भी मेरा वही स्थान होता था कि लोग लेता। मैंने बड़े हाथ जोड़े उनसे कि अग्रवाल साहब 100-200 रुपए मुझे कम दे देना। ये यही की पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं? एटा की बात कर रहा हूँ। हाँ, एटा की राम दरबार के बराबर में जो पेट्रोल पंप है। अच्छा, उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे मतलब भाषा उनकी कट थी। बोले कि जाता है नहीं जाता है, भाग यहाँ से, हम नहीं रखें। इस तरह की उनकी भाषा थी उस समय। क्योंकि मुझे बड़ा मायूसी होनी पड़ी। 400 रुपए वो कलेक्शन करके मुझे एक महीने में देती थी। 400 रुपए वो देते थे। फिर 1100 रुपए में डोर टू डोर जाता था पढ़ाने। कहीं मुझे 50 रुपए मिलते थे, कहीं 80 रुपए मिलते थे, कहीं 150 रुपए मिलते थे। इस तरह से मेरा कलेक्शन। का पूरा टाइम फिर के फिर कहाँ पहुँचे? बीजेपी कार्यालय के दरवाजे पर। फिर क्या हुआ? फिर मैं अब जो 5-6 कमरे थे, तो बीजेपी गेट पे जो जूते चप्पल उतार देते थे लोग, मैं वहीं बैठ जाता था जाके। मतलब जहाँ पे जूते चप्पल उतार देते? वहीं बैठता था गेट पे, क्योंकि मेरा चाय पिला देंगे। तो मैंने कहा हाँ पिला दूंगा भाई। चाय का बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। तो चाय के लिए उन्होंने कहा कि बाहर दुकान है, वहाँ से चाय बोल देना। तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई साहब कितनी चाय लेके आए। कार्यालय को व्यवस्थित चादर बिछा के मसन वसन लगा के तैयार कर लेते थे, फिर हम लोग बैठ जाते थे। ये जब चलता रहा तो वो उस समय नगर अध्यक्ष थे। ये राम आंदोलन और ये सारे चल रहे थे, तो बाबूजी के प्रति मेरा भाव जुड़ा उस समय से। जुड़ता कल्याण सिंह बाबूजी के प्रति जुड़ गया था कि वो पीक पॉइंट उस समय चल रहा था। उनका नाम उस समय था अटल, अरवाणी और कल्याण। भाजपा के 3 अपनी अलग पार्टी बनाई थी 2009 में, जन क्रांति पार्टी। पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी थी, फिर जन क्रांति पार्टी। फिर मैं बाबूजी के साथ आ गया एटा में। मुधौली विधानसभा के उस समय के वर्तमान विधायक जी की डेथ हो गई थी, और डेथ हो गई थी तो वहाँ उपचुनाव होना था निधौली का।
बाबूजी नई पार्टी बनाई तो वहाँ चुनाव होना था तो उनको भी कैंडिडेट को यहाँ से गया तो मैं रोडवेज से 11 रुपए लगे थे, मैं अलीगढ़ पहुँच गया। हाँ। बाबूजी से उनकी सिफारिश रोडवेज से गए? रोडवेज से गया था मैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना इतना आर्थिक संपन्न नहीं थी। उन्होंने कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम चुनाव हारने वाला है, तुम्हारी जमीन बिक जाएगी, तुम ये निर्णय गलत ले रहे हो, ऐसा निर्णय तो आप तुम्हें नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी शब्दावली में भी कहा। उन्होंने मुझे 11.5 लाख रुपए का चेक दिया। बाबूजी के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, संगठन का आशीर्वाद मिला। बाबूजी का आशीर्वाद। और कुछ लोग तो आज भी कहते हैं कि बता जी आप बनी हुई चाय पिलाएंगे, अपने हाथ की पिलाएंगे। तो मैंने कि आप जैसी चॉइस हो, क्या नहीं आपकी चाय पियेंगे। चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, अभी भी पिलाता हूँ, अभी भी पिलाता हूँ लोगों को, स्वयं के बनाएगा। बिल्कुल। चलिए, वो कहते हैं ना कि कभी जो ना सोचा न चाहा, जीवन हमें उस राह की तरफ खुद ब खुद लेकर चली जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। अभी जो मैंने बात कही ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आज शुरुआत इन पंक्तियों के साथ की। देखिए, आपको बता दूं कि आपसे वादा किया था कि अपने एक खास प्रोग्राम सफरनामा में आपकी मुलाकात अलग अलग प्रसिद्ध हस्तियों से करवाती रहूंगी। इसी कड़ी में आज मेरे साथ एक ऐसे विधायक मौजूद है जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि राजनीति में उतरेंगे, लेकिन आज 2 बार चुनाव लड़कर जीतकर फिर से मारहरा क्षेत्र के विधायक बन चुके हैं वीरेंद्र सिंह लोधी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद काजल जी। मैं सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य हुआ कि आपके चैनल में आकर मुझे अपने जीवन का राजनीतिक जानकारी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। मैं राजनीति में मैंने कभी विचार भी नहीं किया था कि मैं इस सफ़र तक पहुंचूंगा, लेकिन सेवा भाव का काम तो मेरा शुरू से था, क्योंकि मेरे पिताजी गांव में प्रधान रहे थे 25 से 30 वर्ष। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारे गांव में गन्ने की खेती हुआ करती थी, तो ग्राम सभा के प्रधान हुआ करते थे। लोग मोस्टली मिलने आते थे, 20, 30, 40, 50 लोग आ जाते थे। तो उस समय मेरा सेवा भाव हुआ करता कि मैं उनके लिए चाय बनाता था, गुड़ की। अच्छा, आप चाय बनाते थे? गुड़ की चाय बना के मैं उनको पिलाता था। तो सेवा भाव का जो मिला मुझे, पाठशाला पहले अपने पिताजी के साथ सेवा भाव करने का मौका मिला और लोगों से मिलने का भी सौभाग्य मिला कि विभिन्न समाजों के लोग उनके बीच में आते थे। तो ये अभी ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब जैसा कि आपने पहले मुझे बताया था, अभी इंटरव्यू से पहले जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में आऊँगा। आज आप विधायक हैं। ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई? जैसे मैं गांव में ही सेवा भाव का काम और प्राथमिक पाठशाला, तो चूँकि मेरे गांव घर में राजनीतिक प्रधानी हुई थी तो मैं वहाँ से सेवाओं का काम सीखा। वहाँ से चल के जब मैं एटा इंटर कॉलेज में एडमिशन के लिए आया तो आर्य विद्यालय हमारे यहाँ, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेके इंटर करने के बाद मैं आगरा कॉलेज में पहुँच गया जी। आगरा कॉलेज में 1 साल मैंने बीएससी की थी। बीएससी करने के बाद फिर मैं वापस एटा आ गया। मेरे भाई की परिवार में एक डेथ हो गई थी। सबसे बड़े भाई थे, उनसे छोटे की, उनके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जब घर में जवान डेथ हो जाती तो घर का माहौल ख़राब रहता है काफ़ी समय तक। तो दोबारा मेरा मन का भाव नहीं हुआ आगरा जाने का। लेकिन आगरा में भी, जहाँ मैं भी रहता था कमाला नगर में, एक गुप्ता जी का मकान था, तो वहाँ जाके वहाँ से मैं साइकिल से आगरा कॉलेज जाता था पढ़ने। आगरा कॉलेज में जब जाता था तो उनके कोई बच्चे नहीं थे गुप्ता जी के। धीमे धीमे इतना लगाव मकान मालिक से बढ़ गया तो मैंने उनसे भाई साहब और भाभी कहने लगा। उन्होंने फिर मुझसे किराया लेना बंद कर दिया। आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? उस समय मैं बीएससी कर रहा था, तो बीएससी आप लगभग 20 वर्ष की उम्र मान लो, 20-22 वर्ष के करीब रहेगी, 20 से 22 की। जब मैं वहाँ रहने लगा तो उन्होंने मुझसे किराया लेना बंद कर दिया। मेरा व्यवहार रहा होगा, उनका अट्रैक्शन मेरे प्रति कैसे रहा मुझे तब एहसास भी नहीं हुआ। घर से बाहर उनकी एक परचूनी की दुकान थी, तो कुछ समय के लिए मैं बैठ जाता था जब वो मार्केट जाते थे। धीमे धीमे ऐसा व्यवहार हुआ कि उन्होंने मेरा खाना भी बनाना शुरू कर दिया। उनकी, अब तुम अकेले खाना क्या बनाओगे? तो उन दोनों लोगों का खाना, भाभी वो मेरे लिए भी खाना बना देती थी। इतना व्यवहार बढ़ा कि वो बोले कि हमारे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वीरेंद्र तुम अब हमारे पास ही रहो, दिल्ली में भी हमारा एक प्लॉट है तो वहाँ दिखा देंगे, तुम यहीं रहना। उसी पीरियड में मेरे भाई की डेथ हो जाती है। भाई की डेथ हो जाती है तो मैं वापस एटा आ जाता हूँ, गांव पहुँच गया।
गांव में 6 महीने तक मैं नहीं गया कहूँ, क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर जिम्मेदारी भी थी और माहौल भी ठीक नहीं था। तो गांव से आके फिर मेरा दोबारा आगरा जाने का नहीं हुआ। तो उस समय कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी बात करने की। उनके गुप्ता जी के बड़े भावुक पत्र आते थे मेरे पास कि हमको ठीक नहीं लगता वीरेंद्र, तुम यहाँ वापस आ जाओ। और फिर मैं उनके पास जुड़ा हो गया था, इतना जुड़ा हो गया था कि मैं वापस वहाँ भी नहीं गया। इधर घर से लगाव बढ़ गया था फैमिली की तरफ। तो मैंने वापस आके यहाँ एक रूम ले लिया था, ठंडी सड़क पे बीजेपी कार्यालय था उसके बराबर में। 150 रुपये का मेरे पास कमरा था और उसमें मेरे पास स्टोव था, बर्तन थे, एक चारपाई थी। और घर से मैं अपना आटा ले आता था, सब्जी दाल वगैरह घी वगैरह घर से ही लेके आता था मैं। जब मैंने बीए में एडमिशन ले लिया तो मैंने कुछ वैकेंसी निकली पेपर में, आगरा में कर्मचारी चाहिए प्राइवेट। तो मैं आगरा गया रोडवेज से ढूंढने के मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट। पूरे दिन शाम तक मैं भटकता रहा सड़कों पे, वहाँ मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। वापस मैं एटा गया। एटा के एक हफ्ते बाद एक विज्ञापन निकलता है पेपर में लोकल में कि पेट्रोल पंप पे कर्मचारी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो राम दरबार के बराबर में एक पेट्रोल पंप थी अग्रवाल साहब की। मतलब ये सब पढ़ाई करते हुए आप पेट्रोल पंप पे पहुंच गए? हाँ, पेट्रोल पंप पे मैं जब गया तो उन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन दिए, 3 सवाल दिए करने के लिए। तो एक सवाल मुझसे गलत हो गया। उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि तुमको यहाँ नहीं रखेंगे अपने उसमें। मैंने बड़े हाथ जोड़े उनसे कि अग्रवाल साहब 100-200 रुपये मुझे कम दे देना। ये यही की पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं? एटा की बात कर रहा हूँ। हाँ, एटा की राम दरबार के बराबर में, बराबर में जो पेट्रोल पंप है। अच्छा, उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे मतलब भाषा उनकी कट थी। हाँ। बोले कि जाता नहीं जाता है, भाग यहाँ से, हम नहीं रखें। इस तरह की उनकी भाषा थी उस समय। चूँकि मुझे बड़ा मायूसी होनी पड़ी, बड़ा कष्ट हुआ। जब मैं यहाँ से गया तो अपने कमरे में फिर मैं पूरी रात विचार किया कि मुझे 1000 रुपये की नौकरी दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मेरा इतना भी स्तर नहीं है कि मैं 1000 रुपये की नौकरी। साल कौन सा था ये साल था मेरा 93 का। 93 का जी। जब मैं वापस यहाँ आगरा से आके बीए में एडमिशन ले लिया था एटा में। उसके बाद फिर मैंने विचार किया कि चूँकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अब किसी की प्राइवेट नौकरी नहीं करूँगा, ऐसे मन में संकल्प आया। मैंने अपनी क्लास में जाके ये चर्चा की कि मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। बीए पार्ट 1 में जब एडमिशन लिया तो बराबर के जो क्लास में अपने स्टूडेंट थे साथी, को एजुकेशन थी, लड़कियां भी थी, कि बोले किस क्लास को पढ़ा लोगे। मैंने कि मैं आपकी इसी क्लास में स्टैटिक्स का एक पेपर होता है सोशियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में भी आता है मैथ। क्योंकि बीएससी मेरे पास मैथ था, मैथ मेरा ठीक था, अच्छा था। मैंने कि इसी क्लास का एक स्टैटिक्स का पेपर होता है सोशियोलॉजी का, मैं उसको पढ़ा लूँगा। तो मेरे साथ बड़ा मजाक किया उन लड़कों ने। बोले कि नहीं, कैसे, अभी एडमिशन लिया है तुमने, पढ़ा लोगे? नहीं पढ़ा सकते तुम, कैसे पढ़ा लोगे? तो वो लड़के थे, उनके समझ में तो नहीं आया। लेकिन जो लड़कियां थी उन्होंने कि कैसे पढ़ा लोगे? तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि मैं बीएससी कर रहा था, मेरे घर में डेथ हो गई, इसलिए मैं वापस आ गया। मेरा मैथ ठीक है, बीएससी मेरे पास मैथ था, इसलिए मैं पढ़ा लूँगा। लड़कों को तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों ने कहा कि आप हमारे घर आ जाना। एटा में सब्जी मंडी है, वहाँ एक घर था, तो उनके घर गया ऊपर छत पे। तो 4-5 लड़कियाँ मुझे वहाँ मिली। उन्होंने मुझसे, मैंने उनको पढ़ाया। मैंने कि 1-2 दिन पढ़ के देख लेना, अगर आपको समझ में आता है तो मैं आगे पढ़ लेना, नहीं तो नहीं। उन्होंने फिर मुझसे, मैंने 2-3-4 दिन पढ़ाया उनको स्टैटिक्स का पेपर। उनकी समझ में आ गया तो उन्होंने कि भाई साहब अच्छा पढ़ाते हैं आप, हम आपसे पढ़ेंगे। तो 400 रुपये वो कलेक्शन करके मुझे 1 महीने में देती थी। 400 रुपये वो देते थे। फिर 1100 रुपये में डोर टू डोर जाता था पढ़ाने। कहीं मुझे 50 रुपये मिलते थे, कहीं 80 रुपये मिलते थे, कहीं 150 रुपये मिलते थे। इस तरह से मेरा कलेक्शन। तो आपका पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाने में निकल जाता होगा? हाँ, पूरा समय मेरा, जब सुबह से शाम तक पढ़ाने के बाद जब समय जो मेरा बचता था, फिर वो वहाँ बराबर में बीजेपी कार्यालय था। अच्छा। मैं आके वहाँ चला जाता था। बीजेपी कार्यालय में 5-6 कमरे थे। 5-6 कमरे थे, तो वहाँ मैं नीचे बैठ जाता था, चूँकि शहर के लोग थे।
मैं गांव से आया था। हाँ। बड़े कोठियाँ होती थी, किसी का दरवाजा होता था तो मेरा तो मैंने hesitation होती थी। हेजिटेशन होता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मैं किसी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया तो मुझे डांटेगा कोई, हाँ। मन नहीं करता था, मैं खड़ा भी नहीं होता था, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था, अच्छा, हेजिटेशन देखिए कि लगता मतलब था। आप बीएससी कर रहे थे और पारिवारिक दिक्कत हुई तो वापस आ गए, पेट्रोल पंप पे गए, ट्यूशन पढ़ाया और घूम फिर के फिर कहाँ पहुँचे? बीजेपी कार्यालय के दरवाजे पर। फिर क्या हुआ? फिर मैं अब जो 5-6 कमरे थे तो बीजेपी गेट पे जो जूते चप्पल उतार देते थे लोग, मैं वहीं बैठ जाता था जाके। मतलब मुझे जहाँ पे जूते चप्पल उतार हाँ, देते वहीं बैठता था गेट पे, क्योंकि मेरा साहस नहीं होता था कि शहर के लोग होते थे, उस पर गद्दे और मसंद और चादर बिछी रहती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ भी नहीं काम करता था कि मैं उनके बराबर जाके बैठूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा निरंतर 3-4 दिन तक की ये प्रक्रिया हुई। हाँ। तो संगठन के लोग इस समय हैं, मुझे याद है कि अब इस समय जिला अध्यक्ष हैं संदीप जैन, मुझे याद है उनको कितना याद रहा हुआ, 25, 26, 27, 28 साल पहले का काम। तो उन्होंने एक दिन परिचय की दृष्टि से कहा कि आपका नाम क्या है तुम्हारा? तो मैंने आप मतलब अभी डेली जाके बैठ रहे थे वहाँ पे? हाँ, उस समय जाता था मैं डेली। तो कितने दिन हो गए थे जब ये संदीप जैन ने 4-5 आपसे दिन बात का चला हुआ सिस्टम, 5-6 दिन में ही उन्होंने मेरा परिचय लिया की? अच्छा। कि क्या नाम है, कहाँ रहती हो? मैंने कि भाई साहब मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं यहाँ क्या करती हो? मैंने कि यहाँ कमरा ले रखा है बराबर गली में और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और जब मेरे पास समय होता है तो मैं यहाँ जाता हूँ। तो उन्होंने पहली शुरुआत की कि चाय पिला देंगे। हाँ। तो मैंने कि हाँ पिला दूंगा ये भाई चाय साहब। का बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। तो चाय के लिए उन्होंने कहा कि बाहर दुकान है वहाँ से चाय बोल देना। तो मैंने उनसे कहा भी हाँ। कि भाई साहब कितनी चाय लेके आऊँ? उन्होंने कही एक अपने लिए ले आना, बाकी 4-5 लोग बैठे, इतनी चाय ले आना। तो मैं बाहर गया, बाहर की दुकान से 5-6 चाय बनवाई, उनको चाय मैंने सबको दी, अब मैंने भी पी और वो कप और केतली जो थी चाय वाली की फिर दे के वहाँ दुकान पे आया। ये मेरा पहला काम था, तो मुझे उसमें अट्रैक्शन हुआ और लगा हुआ, कम से कम मेरी एक चर्चा शुरू हुई कि चलो मैं अंदर तो जा रहा हूँ। हाँ। तो बाद में यही सिस्टम जब चला तो बोले पानी पिला दोगे, 1-2 दिन बाद ये सब चल रहा था। हाँ। मैंने कि हाँ पिला दूंगा। तो मुझे और खुशी हुई आंतरिक कि मुझे दूसरा काम मिल गया। इसीलिए खुशी हुई कि मैंने पूछा कि कहाँ से पिला दूँ? पानी के अंदर के कमरे में जग और गिलास रखे। तो मैं ये खुशी हुई कि मुझे अंदर जाने का मौका मिला कार्यालय में, जो मेरा स्थान वहाँ था वो अंदर जाके मौका मिला। तो वहाँ से कप और गिलास और जग लेके मैंने सबको पानी पिलाया और फिर मैं बैठ गया। तब मेरा स्थान बदलने की वो आई, बोले कि वहाँ कहाँ क्यों बैठते हो, तुम यहाँ बैठ जाए करो। चप्पल उतारे हाँ, तो उधर ना बैठ के आप इधर बैठो। तो मेरा जब 2 काम हुए तो फिर उनका भाव जगा, उनका जो भी रहा होगा भाव मेरे प्रति भावनाएं, तो उन्होंने मेरा स्थल परिवर्तित हो गया। मैं उनके बराबर गद्दे पे बैठने लगा जहाँ चादर थी। फिर ये चलते चलते चर्चा आगे आई कि सारे लोग कार्यालय पे ही रहते हैं, कोई सफाई कर्मचारी तो है नहीं, हम लोग ही साफ कर लेते हैं, कभी कभी इसको व्यवस्थित कर लिया करो। तो मुझे तीसरा काम मिल गया, मुझे और खुशी हुई। तो फिर मैंने अपने कार्यालय के सारे कमरे, 4-5-6 कमरे थे, मैं था, एक राजौरिया था, उसमें मुकेश राजौरिया, बहुत सारे लोग थे। हम लोग साफ करके कार्यालय को व्यवस्थित चादर बिछा के मसंद वसंद लगा के तैयार कर लेते थे, फिर हम लोग बैठ जाते थे। ये जब चलता रहा तो वो उस समय नगर अध्यक्ष थे, संदीप जैन साहब जो जिला के अध्यक्ष हैं हमारे, उस समय नगर के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि कल कोई लीडर आने वाले थे, कार्यक्रम था यहाँ, जानकारी तो नहीं उस समय की मुझे, 25-26 साल पहले की, कि रात में इस शहर में पोस्टर लगने। उस समय ये नहीं था, पोस्टर ही लगते थे दीवार पे, आटे की वो लेई बना के रात को पोस्टर लगाने का काम हुआ करता था। तो बोले कि वो पोस्टर लगने हैं, लगा दोगे? तो भाजपा कार्यालय के बराबर में एक टॉकीज था, तो हमने उससे बात की कि भैया तुम जो अपने टॉकीज पिक्चर के जो वो लगाते हो, तो उसके लिए वो आटे की वो बनाते थे, तो हमने एक बाल्टी हमारे लिए एक्स्ट्रा बना देना। एक्स्ट्रा उन्होंने बना के दे दी। हमने 5-7-10 लड़के पकड़े तो पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए। तो रात भर आप यही करते रहे? रात में लगा दिए, एक सब टीम लिए, पूरी रात करते रहे। सुबह उठ के हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमने देखो पूरे शहर में लगाए। तो एनर्जी बहुत रहती होगी उस वक्त की, अरे काम मिल रहा है। मेरे को कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता था। जब मैं झाड़ू लगा सकता था, पानी पिला सकता था, चाय पिला सकता था, तो उससे तो अच्छा ही काम था कि हम दीवार पर पोस्टर लगाने का काम मिले। तो फिर मैंने पूरी रात लगाया। तो उन पर यामा मोटरसाइकिल थी, तो उन्होंने फिर पूरे शहर में भ्रमण करके उसको देखा कि बोले कि हाँ काम तो अच्छा किया है आपने।
सब पूरी टीम ने। तो वो पूरा काम जब हो गया, बाद में ये सब चलता रहा, तो उन्होंने कहा कि तुम संगठन में काम करोगे। इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा था। जब स्टूडेंट लाइफ थी तो विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में जाता रहता था, तो मेरे को लगाव बढ़ गया था, संगठन से बढ़ गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी अंत्योदय की, उससे मेरा जुड़ाव हो गया था। उस समय राम आंदोलन चल रहा था, तो बाबूजी का नाम चरम पे था, तो उनसे भी जुड़ा हो गया। जबकि मैं बाबूजी से कभी मिला नहीं, लेकिन उनके शब्द, उनकी भाषा, उनके भाव, उनका कार्यकर्ताओं पर समर्पण और पार्टी की विचारधारा, मंदिर का आंदोलन, ये सब चल रहे थे पीक पॉइंट पे। तो मेरा भाव जुड़ता गया था उनके व्यक्तिगत, उनके प्रति और पार्टी के प्रति। मैंने कही हाँ ठीक है, हम संगठन में काम कर लूँगा। तो उन्होंने की कि ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ शीतलपुर विकासखंड है ब्लॉक, उसका महामंत्री युवा मोर्चा का मुझे बनवा दिया। जब मैं महामंत्री बन गया तो जम्मू कश्मीर में उस समय मानव दीवार कार्यक्रम चल रही थी। ये बात है 94 की। 94 में मानव दीवार कार्यक्रम चल रहे थे, तो भाजपा के जितने सीनियर्स लीडर थे वो सब बॉर्डरों पर जाके मीटिंग कर रहे थे, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता युवा मोर्चा का जा रहा था। तो हमारी ड्यूटी यहाँ की जम्मू में जाने का मिला था। पुंछ सेक्टर, पुंछ समय जम्मू में, वहाँ एक जनसभा होनी थी बड़ी। उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ से 94 की बात है ये। 94 की बात है। तो हम यहाँ से एक बस लेके जम्मू गए, मैं स्वयं गया था। और इस समय कार्यकर्ताओं से कलेक्शन हम लोग किए, 250 रुपये स्वेच्छा से कार्यकर्ता एवं मोर्चा का कलेक्शन करके पूरी बस किए थे हम लोग। और एक पार्टी की तरफ से एक साइन करने के लिए। उस वक्त उमा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष थी? हाँ, उस समय उमा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। युवा मोर्चा की। अच्छा। तो हम यहाँ से हम लोग 32 घंटे में जम्मू पहुँचे, पूरी बस ले गए थे। तो 32 घंटे में जम्मू पहुँच के पुंछ सेक्टर पर जाके हम लोगों ने पाकिस्तान, अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जाके वो देखने का सौभाग्य भी मिला कि हम अपने बॉर्डर के करीब पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ एक मानव दीवार का कार्यक्रम हुआ हम लोगों का। और वहाँ से आर्मी का अपना क्षेत्र 3 किलोमीटर था, तो मना किया आर्मी वालों ने कि आगे अपना आर्मी क्षेत्र है, आप लोग यहाँ अपना कार्यक्रम करें। 10,000 युवा कार्यकर्ता हुआ था, 10,000 लोग। उमा जी ने उन सबको संबोधन किया था। हम लोग मानव दीवार का कार्यक्रम पूरा करके वापस आए, और वापस आके फिर ये राम आंदोलन और ये सारे चल रहे थे। तो बाबूजी के प्रति मेरा भाव जुड़ा उस समय से, जुड़ता। कल्याण सिंह बाबूजी के प्रति जुड़ गया था कि वो पीक पॉइंट उस समय चल रहा था। उनका नाम उस समय था अटल, अडवाणी और कल्याण। भाजपा के 3 लाल करके ऐसे नारे लगते थे, अटल जी का, अडवाणी जी का। तो जुड़ता गया क्योंकि उस समय राम आंदोलन की यात्राएं भी चल रही थी। देश में हिंदुत्व के प्रति पूरा ज्वार था, आक्रामक थे लोग, भावुक थे, अपने सनातन और राम मंदिर के तरफ थे कि कैसे बने। ये सारे जुड़ाव चलता रहा। तो फिर मैं वहाँ तक पहुँच गया। चलते चलते ये सफ़र संगठन से, मैं युवा मोर्चा से मुझे फिर बीजेपी की मेन बॉडी उसी में ले लिया गया था। महामंत्री फिर बना गया था ब्लॉक का। और महामंत्री के बाद फिर मेरे को किसान मोर्चा में बनाया। किसान मोर्चा के बाद फिर मैं ज़िले का महामंत्री बन गया। ज़िले का महामंत्री के बनने के बाद फिर बाबूजी ने एक अलग से पार्टी बना ली थी 2000 के समथिंग। तो मैं बाबूजी के साथ ही चला गया था। क्योंकि आपका ज़्यादा जुड़ाव उन्हीं से ही था। व्यक्तिगत हो गया था राम आंदोलन के कारण। मतलब विचारधारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही थी। अंत्योदय के विचार था, भाव था, संस्कार थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था भाव का। लेकिन चूंकि बाबूजी का नाम राम मंदिर से जुड़ा था, सारी यात्राएं चल रही थी, तो मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव चल गया। संगठन कितना भी बड़ा हो, व्यक्तियों का एक समूह होता है, उस समूह में व्यक्तियों से कहीं न कहीं लगाव हो जाता है। तो उनसे मेरा लगाव हुआ, तो मैं उनके साथ चला गया। तो 2000 में फिर 2000 के बाद उनके साथ रहे। फिर वो बाबूजी की वापसी हुई। अभी तक 7 साल हो चुके थे आपको काम करते हुए? हाँ, लगभग 7 साल हो गए थे मेरे काम करते हुए। फिर बाबूजी के साथ जाके फिर बाबूजी वापस हुए, और वापस होके फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो फिर मुझे ज़िले का महामंत्री किसान मोर्चा का बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फिर बाबूजी का फिर एक बार भाजपा से बाहर अपनी अलग पार्टी बनाई थी 2009 में, जन क्रांति पार्टी। पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी थी, फिर जन क्रांति पार्टी। फिर मैं बाबूजी के साथ चला गया।
जन क्रांति पार्टी बनाई 2009 में, तो बाबूजी के साथ चला गया। बाबूजी फिर उस समय निधौली विधानसभा थी ईटा में, निधौली विधानसभा के उस समय के वर्तमान विधायक जी की डेथ हो गई थी, और डेथ हो गई थी तो वहाँ उपचुनाव होना था निधौली पे। बाबूजी नई पार्टी बनाई तो वहाँ उपचुनाव होना था, तो उनको भी कैंडिडेट को लड़ाना ही था उपचुनाव में। मैं रामस्वरूप वर्मा बड़े अच्छे सीनियर हमारे का वो थे, नेता लोकल में हम मानते थे उनको, वो मैं उनका शुभचिंतक था। तो वो भी काफ़ी समय से बाबूजी के साथ ही जुड़े रहते थे, बाबूजी के साथ ही रहते थे। तो वो चुनाव लड़ना चाहते, जो सीट खाली थी निधौली पे। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबूजी आ गए अलीगढ़, वीरेंद्र तुम चले जाओ, हमारी कह देना टिकट के लिए सिफारिश करके आओ, मतलब मुझे टिकट मिल जाए, मैं चुनाव लड़ूं। मैं चुनाव लड़ूं। मैं यहाँ से, क्योंकि मैं पूरे भाव और सिंपैथी के साथ पूरे उनके प्रतिबद्ध था, उनके प्रति मेरा समर्पण था, रामस्वरूप जी चुनाव लड़ें, ऐसा मेरा। और अभी तक आपने नहीं सोचा था कि आप चुनाव लड़ेंगे? जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मेरा सिफारिश ही कर रहे थे, केवल सिफारिश कर रहा था और संगठन में काम कर रहा था। संगठन में भी हम लोग जब बड़े कार्यक्रम करके हमारा काम आगे जो होता था, तो जैसे बड़ी बड़ी रैलियां होती थी नेताओं की रैलियां करके भी वो मेरा काम होता था। हम सब पूरी टीम के साथ टेंट से सामान लाते थे, मंच को सजाते थे, और उसके बाद भी हमारा स्थान मंच पे नहीं हुआ करता था। लोग मुझे उस समय धक्का देते थे कि नहीं, तुम्हारा काम यहाँ मंच पे नहीं है, अपना काम करो, पीछे खड़े हो जाओ। उस समय भी मेरा वही स्थान होता था कि लोग नेता बड़े बड़े जब मंच पर जाते तो नीचे जो लोग कार्यकर्ता जूते वूते उतार के नीचे चले जाते, जूते चप्पल, वहाँ मैं खड़ा रहता था उसको पकड़ के। बैरिकेटिंग जो हो जाती थी वहीं देखता रहता था कि कार्यक्रम हो रहा है। उस समय भी मेरा भाव नहीं था। तो विधायक जी, आप टिकट मांगने किसी और के लिए गए, लेकिन सन 2010 का बाई इलेक्शन उपचुनाव आपने लड़ा जी, तो ये कैसे हुआ? ये जब मैं यहाँ से गया तो मैं रोडवेज से 11 रुपए लगे थे, मैं अलीगढ़ पहुँच गया। बाबूजी से उनकी सिफारिश। रोडवेज से गए? रोडवेज से गया था मैं। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना इतना आर्थिक संपन्नता थी कि हम कोई गाड़ी वहन कर सकें। उस समय कोई टैक्सी भी ना, अपने पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। रोडवेज से 11 रुपये, मुझे याद है 11 रुपये की टिकट था। मैं रोडवेज से गया, बाबूजी मिल गए मुझे, अकेले ही बैठे थे, सब आगे था, बाबूजी अकेले बैठे थे। मैंने बाबूजी से कहा, मैंने कि बाबूजी, रामस्वरूप वर्मा बहुत सीनियर अपने कार्यकर्ता हैं, और अब उनकी उम्र भी हो गई है 50 से, उम्र बढ़ 55-60 के करीब, और अब तक आपके साथ रहे हैं, शुभचिंतक हैं, और ये निधौली विधानसभा खाली हुई है, आप उनको चुनाव लड़ा दो। बाबूजी ने 1 मिनट में ही उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया मुझे। मुझे कभी सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था कि इस तरह का क्वेश्चन मेरे को करेंगे। बाबूजी से मैं हेजिटेशन रखता था और केवल सुनता था, और उनके पैर छू के दूर चला जाता था, साइड में हो जाता था। कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, मैं उनसे चर्चा क्या करूंगा, कभी बात क्या करूंगा। मतलब कभी बात नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी इतना व्यक्तिगत जुड़ा हो गया था। व्यक्तिगत जुड़ा हो गया था, बात करने का केवल पैर छूने तक का हुआ करता था, पैर छू ले तो हमारा सब कुछ होगा। जैसे परमात्मा के लिए होता है कि बस कुछ वैसा ही था। वो आदर्श थे। मैं जैसे निकलते थे भीड़ भाड़ में, हम लोग पैर छू लेते, वो देख पाए न देख पाए, बस उतने को अपने को सौभाग्य मान लिया करते थे। तो जब गए हम तो उनसे कहा, तो बाबूजी ने कहा कि वीरेंद्र, रामस्वरूप मेरे बहुत भक्त हैं और शुभचिंतक भी हैं, लेकिन आजकल जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, वो सब मान चाहता है। रामस्वरूप 55-60 साल की उम्र है, लेकिन वो किसी के पैर नहीं छू सकते इस उम्र में, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है। बोले तुम नए लड़के हो, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? मैंने कभी सपने में कभी बेकार सोचा भी नहीं था। ऐसा तो लगा बिजली गिर गई एकदम से। पता नहीं दिमाग में क्या क्वेश्चन करूं, उनके क्वेश्चन का क्या जवाब दूं। मेरे पास कोई जवाब आया टूटा फूटा, क्यों कभी बात नहीं की उनसे, करता नहीं था। बोले बाबूजी, आप अगर कहोगे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा, यही शब्द थे मेरे में। आप जो जैसे कहोगे। बाबूजी ने कि नहीं, कुएं में गिरने के लिए बात नहीं कर रहा, तुम विचार कर लेना, ये सारे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। ये बाबूजी ने उस समय कहा था, क्योंकि उनका एनालिसिस था, इतना राजनीतिक अनुभव था कि सारे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते बेटा, कुछ चुनाव हारने के लिए भी लड़े जाते हैं। अच्छा। ये चुनाव हारने वाला है, ये कहा था बाबूजी ने। आप जानते थे आप हारेंगे? हाँ, बाबूजी ने जब कहा तो मैं भी जानता था। यहाँ के मुझे लोकल के समीकरण पता थे, चुनाव जीतने वाला नहीं है। और फिर भी कॉन्फिडेंस से लड़ गए? फिर भी कॉन्फिडेंस से जब मैं आया तो चूँकि बाबूजी का था, बाबूजी ने कहा था, तो मैं अपने को सौभाग्य मानना था कि मेरे जैसा उस समय
बाबूजी ने कहा है तो मैं वापस रोडवेज में, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि बाबूजी ने कहा है क्या करूं। तो जब मैं घर आ गया, घर में मैंने दो चार रिश्तेदार अपने नज़दीक लोग होता, अकेला ही था उस समय। मेरे फैमिली, मेरी पत्नी थी वो भी दिल्ली थी, मेरे भाई इंजीनियर है वहाँ चली गई थी, तो पूरे घर में मैं अकेला ही था। मेरे दिमाग में बाबूजी का एक क्वेश्चन घूम रहा था कि मैं क्या चुनाव लड़ोगे, क्या चुनाव लड़ोगे। -+ चल रहा था, लड़ूं नहीं लड़ूं। तो कुछ शुभचिंतक लोग थे, उनसे मैंने, अपने रिश्तेदार थे, उनसे फ़ोन भी किया, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम चुनाव हारने वाला है, तुम्हारी ज़मीन बिक जाएगी, तुम ये निर्णय गलत ले रहे हो, ऐसा निर्णय तो आप तुम्हें नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी शब्दावली में भी कहा जो चैनल के माध्यम से ठीक नहीं, मजाक में कह ही देते हैं वो लोग। तो उन्होंने ऐसे मना किया, तो मुझे उनका जो सुझाव था अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन के भाव से सुझाव नहीं दे रहे थे। क्योंकि बाबूजी का मन, उन्होंने कहा था तो मैं चुनाव लड़ना ही चाहता था। तो मैं चाहता कि मेरा शुभचिंतक, मेरा रिश्तेदार मेरे मन के भाव से सुझाव थे, लेकिन वो सुझाव नहीं दे रहे थे। तो मुझे उनके बात को ठीक नहीं लगा। तो कोई मिला ऐसा जिसने सुझाव दे दिया? फिर मैं जाता हूँ, उस समय कासगंज और एटा एक ही जनपद अलग हुए थे कुछ ही दिन, 1 साल पहले। तो बाबूजी चूंकि यहाँ के सांसद थे, सौभाग्य से इतने बड़े व्यक्तित्व का मैं प्रतिनिधि था, बाबूजी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके लेटर पैड पे कुछ, मैं तो छोटा मोटी ठेकेदारी करता था, ठेकेदारी जिला पंचायत में करता, कुछ PWD में काम लेते थे, अपना खर्चा उसी से चलता था। मैंने 20 लाख रुपए के काम सेंक्शन कराए थे कासगंज में, CC के वर्क थे जिला पंचायत से, एटा जिला पंचायत से कासगंज का संचालन हो रहा था। तो वहाँ के जो इंजीनियर थे KP वर्मा, रामस्वरूप जी के जिनके लिए टिकट मांगने गया, उनके भांजे थे। अच्छा। हाँ, फिर मैं उनके पास गया सुबह, मैं इनके भाई साहब इस तरह से बाबूजी के पास में आपके मामा जी के लिए टिकट मांगने गया, रामस्वरूप वर्मा जी के लिए, लेकिन बाबूजी ने ये कहा है कि नहीं, वो मेरे शुभचिंतक हैं रामस्वरूप वर्मा जी, अब उनकी उम्र हो गई है, अब मुझे, आप तुम नहीं लड़ सकते वीरेंद्र चुनाव, यही बाबूजी ने कहा है, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि वीरेंद्र, मेरे मामा को 50 साल हो गई राजनीति करती हुई, उम्र भी हो गई 60 साल 70 साल 50 साल से, जब से वो बड़े हुए हैं तब से बाबूजी के साथ हैं, 30-35 साल से, और उन्हें आज तक जीवन में चुनाव लड़ने का सौभाग्य नहीं हुआ। राजनीतिक पटल पर काम करने वाला व्यक्ति कोई दुकान नहीं चला सकता, कोई और व्यापार नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं करोगे। तुम्हें जब राजनीतिक पटल पर काम करना है तो तुम इतना सोचते होगे लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, मेरी पहचान बढ़े, इतना ही तो भाव होगा। मैंने कहा भाई साहब इतना सा है, लेकिन मुझे भी लोग जान जाए, मैं संगठन में काम कर रहा हूँ जिले में। तो वो बोले, उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ लो। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से चुनाव लड़ लूँगा, चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा को पैसे चाहिए। बोले कि तुम अपना निर्णय बदलना मत, तुम परसों आना। तो एक दिन छोड़ के मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे 11.5 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे ठेकेदार हो, ये काम बाद में कर देना चुनाव के बाद, अब ये मैं पैसे दे रहा हूँ कैश करके, तुम चुनाव के लिए कमिटमेंट जो किया है करके आना। फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस आ गया होगा? आ गया, मेरे को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने जब 11.5 लाख रुपए दे दिए और फिर मैंने मेरा आ गया, तो फिर मैं अलीगढ़ गया। राजू भैया जी जो सांसद जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने क्या निर्णय लिया, मैंने कि भैया हाँ चुनाव लड़ लेंगे, आपका आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, कुछ जो चुनाव के खर्चे की चर्चा हुई तो मैंने कहा इतना है, तो बाकी मदद उन्होंने कह दिया हम कर देंगे, ठीक है अपनी तैयारी करो। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो भैया ने उधर से 20 गाड़ी भैया ने भिजवाई थी चुनाव के लिए, वहाँ से अलीगढ़ से अपने BF पे। बाकी व्यवस्थाएं उन्होंने की, उनका आशीर्वाद था तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, बाबूजी का आशीर्वाद था तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन रही थी। मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर था, मतलब चीज़ें भी आपके हिसाब से होती जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए? वही बनती जा रही। हाँ। अब मैं चुनाव लड़ गया। हाँ। चुनाव लड़ने के साथ साथ मैं चुनाव चूँकि हारने वाला तो हार गया, पता ही था। हाँ पता ही था। हाँ। लेकिन मैंने मेहनत बहुत की। हाँ। इतनी ज़बरदस्त मेहनत की कि डोर टू डोर कन्वेंसिंग की। मैं अगर कोई वोटर झोंपड़ी में मिलता था, मैं भाग के खेत में चला जाता था, खेत में कोई काम करता था वहाँ भी जाता था, छत पे अगर मुझे कोई दिखता था 2 मिनट में भाग के चढ़ जाता था। किचन में अगर कोई महिला खाना बनाते मिलती थी, उनके पैर भी छू के आता था। जो बाबूजी ने मंत्र दिया था मुझे कि तुम नई लड़की हो, तुम पैर छू सकती हो,
तो पैर छूने में मैंने रिकॉर्ड कायम कर दिया था। कभी हेजिटेशन नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। मुझे पता भी नहीं होती कि मैं 10 वर्ष के किसी के पैर छू रहा हूँ या 50 साल का है। मैं उन पैर देखता था, केवल पैरों की तरफ नज़र रहती थी। जो बाबूजी ने केवल पैर देखने, तो मैं कुछ भी नहीं देखना, केवल पैर देखता था। मेरे उन्हीं को पता कि वो 10 साल का कोई बच्चा आ गया या 15 साल का आ गया, एक लाइन से रहता था, जितनी लाइन होती तो पैर छू के फिर वो उधर जाके वो खड़ा होता था। ठीक है। इसके बाद आपने सन 2012 का भी चुनाव लड़ा। फिर 12 में आम चुनाव हो गया। आम चुनाव आया तो आम चुनाव में ये महारारा विधानसभा हो गई। परिसीमन हो गया था 2009 में, तो ये आम विधानसभा ये हो गई। फिर भी बाबूजी की पार्टी से बाबूजी ने कही कि तुम विपरीत परिस्थिति में लड़े हो, तो आप तुम्हें ही चुनाव लड़ना है। तो मैं 12 का चुनाव लड़ा। 12 में हुआ कि जो यहाँ के हमारे सदर विधायक जी, माननीय विधायक जी डेविड जी, हम बाबूजी की पार्टी से थे वहाँ तब भी, जे भारतीय जनता पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े। और इनके भाई थे, एटा पे लड़े, दोनों भाई चुनाव लड़े थे। तो चुनाव, और एक बसपा से नन्नू सिंह वर्मा हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो भी चुनाव लड़ गए। लोधी एक ही विधानसभा से 3 लोग चुनाव लड़ गए। तो डिवाइडेशन तो स्वाभाविक था, लेकिन ज़बरदस्त मेहनत और लोगों का आशीर्वाद रहा, और मैं आशीर्वाद के कारण 40,000 वोट लेके आया। फिर पहले 19 मिले, फिर 40 मिले, मार्जिन थोड़ा अभी बढ़ गया डबल। और जो नन्नू सिंह जी थे बसपा से, उनको 30,000 वोट मिले। और जो माननीय विधायक जी सदर हैं इस समय, उनको 7,000 वोट मिले, और जमानत जब्त भी हुई थी उनकी। तो उस समय मुझे कॉन्फिडेंस हो गया और बढ़ गया, इसलिए 17 का चुनाव लड़ गए। फिर 17 में फिर वो वापस आ गए हम लोग। बाबूजी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया 2013 में। 2013 में विलय हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि विचारधारा से हम कहीं अलग नहीं हुए, व्यक्तिगत विचारधारा जो भी रही हो, बाबूजी की पार्टी की विलय हो गया। फिर बाबूजी के आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, संगठन का आशीर्वाद मिला, बाबूजी का आशीर्वाद मिला। और मैं यहाँ से सबसे पहले राजस्थान, उस समय बाबूजी राज्यपाल थे, मैं का अमापुर वाले माननीय विधायक जी थे वो, और कासगंज वाले इस समय हैं। देवेंद्र प्रताप जी नहीं रहे, अब डेथ हो गई उनकी। हम तीनों आवेदन बना के जयपुर गए सीधे। तो हमने बाबूजी को आवेदन दिया, उनसे आशीर्वाद दिया। बोले कि मेरे पास क्यों आए हो? उनके बाबूजी टिकट के लिए आशीर्वाद लेने आए। तो बाबूजी ने उस समय फिर हम लोगों से कहा कि चलो ठीक है, अपना आवेदन यहाँ रख दो। और इस समय डिप्टी सीएम मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने एक आवेदन उनको दिया ना, एक हमारे संगठन मंत्री बंसल जी थे, उनको दिया ना, एक हमारे सह संगठन मंत्री जी थे, उनका नाम बताया, उनको दिया। तो हम लोग तीनों लोग जयपुर से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली जाके हमको डिप्टी सीएम साहब इस समय हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष जी मिल गए। तो हमने तीनों ने आवेदन उनको दिया। तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया, पूछे कहाँ से आए, हम एटा से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके तीनों लोगों के आवेदन अलग रख लो, इनका डिसाइड बाबूजी करेंगे। तो वहाँ से फिर आवेदन दे के शिव प्रकाश जी भाई साहब सहकार संगठन मंत्री थे, वहीं दिल्ली में वो भी रह रही थी, उनके लिए बोला था। तो वहाँ लोग हम पहुँचे, हमने तीनों ने एक डिब्बा मिठाई के लिए, तो उनको मिठाई दी और आवेदन दिया। कहाँ से आए? हमने कि एटा से आए। कि नहीं ठीक है, इनके आवेदन अलग रखो, ये जयपुर से होंगे। तो वहाँ की, उसके बाद हम जयपुर, दिल्ली से ही पहुँच गए लखनऊ। बंसल जी भाई साहब लखनऊ थे, संगठन महामंत्री जी थे, परिचय उनसे पहला नहीं हुआ था हमारा। तो हम जब गए तो प्रदेश कार्यालय में वो नीचे बैठे मिल गए हम लोगों को। वहाँ हमने जब मिले तो उन्होंने पूछा हम लोगों को कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कही एटा से, कि वो वहाँ अपने स्टाफ से कहा इनके आवेदन वही उनके अभी तक अलग रखो, इनका निर्णय बाबूजी को करना है। तो हम वहाँ से जाके एक बार फिर जयपुर गए दोबारा। जयपुर बाबूजी ने अपना काम करना, जाके अपने क्षेत्र में लोगों अपनी तैयारी करो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई, उससे हम लोगों का तीनों का नाम आ गया। और तो पार्टी का आशीर्वाद और बाबूजी का आशीर्वाद हमको मिला। और मैं चारों विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मतों से, लगभग 34,000 मतों से 2017 में
विजयी हुआ। और इसलिए फिर कॉन्फिडेंस में 22 भी लड़े और हाँ, और जब हुआ विजयी तो जनता का दोबारा मुझे आशीर्वाद मिला और काम भी किए मैंने, बड़ा इवेंट्स की। 17 से 22 में मैंने बड़े स्वच्छता मिशन मोदी जी का जो शुरू हुआ उसमें एक आपकी वीडियो भी काफी वायरल होती है, आप टॉयलेट साफ कर रहे थे। जी, टॉयलेट जी। साफ करते हुए आपकी एक वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस होता है। उससे पहले मेरे 3 इवेंट्स हुए थे। हमने वन डे ODF किया, एक गांव में 100 शौचालय बना के एक दिन में उसको ODF घोषित कराया था। उसमें पूरा प्रशासन लगा, 250 कर्मचारी हम लोग भी थे, माननीय सांसद जी भी थे, राजू भैया। पूरा मीडिया ने कवरेज किया और भारत सरकार तक उसका संदेश गया था। एक वो भी इवेंट्स हुआ। एक दिव्यांग थे, आंखों से नहीं दिखाई देता था, एक गांव विलेज में, रामी विलेज था, उनके कोई बच्चा नहीं था, उनके बेटा, उन्होंने एक भतीजा को अपने गोद ले लिया था। शादी गुजरात से हुई तो उनकी बहू जो आई बेटे की, तो 3 दिन लोटा लेके गई। अब गुजरात तो संपन्न स्टेट था मोदी जी का, तो वहाँ तो शौचालय की सारी व्यवस्था। उसने देखा खेतों में जा रही है तो अपने पति से कहा होगा, उनके ससुर ने सुन लिया कि मेरी बहू ये कह रही है। हाँ, इधर भारत सरकार से 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा हम लोग अच्छा घर बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, तो भारत सरकार के 12,000 रुपये लेके हम शौचालय क्यों बनाएंगे। उनको चेक भी मिल गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास 2 बकरी थी, उन दोनों बकरी को अपने मार्केट में ले जाके बकरी बेची, वहाँ से सीमेंट, सरिया, ईंट उसी पैसे से लेके आए, अपना शौचालय बनाया और शौचालय बना के 12,000 रुपये जो सरकार से मिले थे भारत सरकार से, वो वापस किया चेक। और उस चेक से इतनी प्रेरणा हुई कि 31.5 लाख रुपए वापस हुए इस महाराणा विधानसभा से। कि लोगों ने कहा कि जब एक दिव्यांग व्यक्ति शौचालय के नाम पे भारत सरकार का पैसा वापस कर सकता, हाँ बना सकता है और पैसा वापस कर सकता है, क्योंकि हम लोग जब अच्छा घर बना रहे हैं गाँवों में तो 12,000 रुपये के इंतजार क्यों करें, अपने पैसे से बना सकते हैं। तो 31.5 लाख रुपए वापस हुए से इसमें प्रदेश में सबसे टॉप थी महाराणा विधानसभा, वो भी बड़ी उनकी प्रेरणा से। जब वो घटना मुझे जानकारी मिली कि मेरी विधानसभा के दिव्यांग गरीब व्यक्ति ने 12,000 रुपये सरकार के वापस किए, अपनी बकरी बेची, तो मैंने 2 बकरी खरीदी, फिर बकरी को फिर नला के फिर अपनी गाड़ी में बिठाला, फिर वो उनको दान करने दे के गया। और जब वो गया तो एक उस समय समाचार प्लस चैनल चल रहा था, समाचार प्लस वालों ने एक मेरे को कवरेज किया। मैंने नहीं कहा, वो घटना ही ऐसी थी, हो गई थी, तो कवरेज किया और कवरेज करके टॉयलेट एक प्रेम कथा पिक्चर मूवी जो थी अक्षय कुमार जी की, और उसको टाइटल देके एटा में टॉयलेट का था, उसको टाइटल देके उसके सीन और मेरा बकरी दान करती हुए मेरा इंटरव्यू, उस महिला का गुजरात से लड़की आई थी उसका इंटरव्यू, उसके ससुर का इंटरव्यू, उसके लड़के का सारा कवरेज करके एक 17 मिनट का पैकेज बनाया और वो यूट्यूब पर डाला। बहुत अच्छा चला था वो भी एक बड़ा इवेंट्स था, वो भी देखा गया था। अब फिर जो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस था, तो मैं जब विश्व शौचालय दिवस था, कुछ शुभचिंतक होते हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि विधायक जी आप इवेंट्स बहुत करती हो, शौचालय में स्वच्छता करती हो, वन डे ODF किया आपने, बकरी दान की, तो आज विश्व शौचालय दिवस है, आप क्या करने जा रहे हैं। मैंने कि मेरे को नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैंने कि बता दो आपका कोई सुझाव हो। उन्होंने कि ऐसा करो कि आप जो सफाई कर्मचारी है ना, उनका स्वागत कर दो। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो काम, नीचे का काम मैं भूल जाता हूँ कि मैं विधायक भी हूँ। जब काम करता हूँ तो उस समय ये सारी चीज़ें मेरे बिल्कुल, हाँ वो जब मैं वहाँ गेट पर बैठ सकता था, चाय पिला सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, लट्टे पर चढ़ के भाजपा का झंडा लगा सकता हूँ, तो अच्छा काम मुझे तो बता रहे। मैंने अपने महारेरा BDO को फ़ोन किया और नगर पालिका महारेरा के EO को। मैंने कि मैं 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ, आप सारे सफाई कर्मचारी को बुला के आप वहाँ इनको इकट्ठा करना, मैं इनका स्वागत करने वाला हूँ। तो उन्होंने सारी माला उनके लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी। सबसे पहले मैंने उसमें ब्लॉक में सफाई कर्मचारी को स्वागत किया, फिर मैं नगर पालिका चला गया। नगर पालिका में सबका स्वागत करते मेरे मन में एक भाव आया कि हम सफाई कर्मचारियों को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये है विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर का डेट थी, मुझे पता थी विश्व शौचालय दिवस, तो हम ऐसा और कुछ काम कर सकते हैं जो और मैसेज दे सकते हैं जनता को, लोगों को बन जाए।
मैंने उनको पूछा कर्मचारियों के आप ये बताओ कुछ सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाए आप? उन्होंने कि विधायक जी सड़क के किनारे पर सब सड़कों पर बने हुए हैं। मैंने कि एक शौचालय की सफाई करूँगा मैं चल के। मैं वहाँ चला गया, मैंने किसी मीडिया को कोई सूचना भी नहीं दी है। इनके वहाँ बाल्टी, आप टॉयलेट क्लीनर, जग और ब्रश ये सारी व्यवस्थाएं कर देना मेरे लिए। मैं जाता हूँ, पानी डाला, टॉयलेट क्लीनर डाला और ब्रश से रगड़ के पूरी सफाई की है मैंने। शौचालय के 3 बने थे, तीनों की उसमें मैंने कुछ नहीं किया। चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई कर्मचारी खड़े थे, उन्होंने उस पर वीडियो बना लिया। वीडियो उस दिन तो नहीं छपा, अगले दिन मीडिया को उस वीडियो मिला तो यहाँ की प्रिंट मीडिया ने काफ़ी उसको अच्छा कवरेज दिया। फिर वो सोशल मीडिया पे चलते चलते टीवी चैनलों तक चला गया, न्यूज़ 18 और सारे टीवी थे, मेन स्ट्रीम की मीडिया में चलने लगा। चला गया। चलते चलते 30 तारीख को आफ्टर 11 डेज 11 दिन बाद मैं यहाँ से बुलंदशहर किसी कार्यक्रम में जा रहा था और अलीगढ़ निकलते हुए बाईपास पे एक फ़ोन आता है मेरे लिए, विचार भी नहीं किया हुआ। बोले कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हाँ, बात करना चाहेंगे। तो मैं समझ रहा कोई मजाक करने वाला हूँ या मुझसे कोई गलती हो गई, डांट पड़ने वाली है, ऐसा मन में भाव आया। मैंने कि डांट पड़ने वाली है, कोई गलती हो गई मुझसे या कोई मजाक कर रहे हैं। मैंने गाड़ी साइड से लगवाई, इनके फ़ोन लिया तो मैं तो वही मजाक समझ रहा था कि वो बोले मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री। मैंने कि हाँ भाई साहब, मैंने बोला मैं कोई मजाक कर रहा हूँ कि नहीं मैं योगी महाराज जी बोल रहा हूँ। ऐसे महाराज जी ने बोला। बोले मैंने कि महाराज जी 40 वर्ष के ये मैं टीवी पर देख रहा हूँ शौचालय, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा महाराज जी विश्व शौचालय दिवस था, मेरी विधानसभा में नगर पालिका थी महाराजा, तो मैं वहाँ गया तो मैंने ये शौचालय की सार्वजनिक शौचालय की सफाई देके एक मैसेज दिया है कि एक सामान्यतः एज ए विधायक एक सफाई कर सकता है तो हम लोग बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और एक संदेश मैसेज जाता है। बोले कि और कोई भी विधायक ये सब कर रहा है कि? मैंने कि महाराज जी मुझे नहीं पता, मैंने ये किया है। बोले धन्यवाद, कम से कम एक मेरा विधायक अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य था कि एक मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे इस अच्छे काम के लिए एक धन्यवाद दे रहे हैं। वो भी इवेंट्स ऐसा था कि वो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय वहाँ जाके उस साइट पर अपलोड हो गया और एक पुस्तक बुकलेट थी, उसमें छपा मेरा फ़ोटो। स्वच्छता मिशन की एक पुस्तक यहाँ भी थी, वहाँ भी छपा। ये सारी इवेंट्स तो हमारे विधानसभा में हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र से एक टीम भी आई थी, एक संयुक्त राष्ट्र की नाम नहीं रहा, एक अंग्रेज महिला थी, एक IAS थी राधा S चौहान, वो स्वच्छता मिशन देख रही थी दिल्ली से। वो आई थी, 3 लोग आए थे। उन्होंने सारे काम, वो जब एटा जनपद एटा उत्तर प्रदेश से सारे इवेंट्स स्वच्छता के महाराष्ट्र विधानसभा से जा रहे थे, तो वहाँ से ये उनको एहसास हुआ कि फर्जीफिकेशन तो नहीं चल रहा, लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। उस अहमद कसोडियम साहब थे, ज़मीनी काम करा रहे थे। तो जब टीम आई तो मुझे भी बुलाया गया, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। तो वो टीम भी मुझे धन्यवाद दे के गई कि धन्यवाद विधायक जी, आप मोदी जी का मिशन को पूरा कर रहे हैं। ऐसे सारे विधायक देश के, वो राधा चौहान ने कहा कि मैं पूरे देश को देखती हूँ, अगर सारे विधायक ये सब इस तरह से करें तो मोदी जी का मिशन पूरा हो जाए। तो मुझे वहाँ भी धन्यवाद मिला और वहाँ पुस्तक में भी छपा था, संयुक्त राष्ट्र में कोई पुस्तक गई उनका जो खाना थी, वो जो आपने पूरा वॉशरूम क्लीन किया था। और आपकी लाइफ में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। जी हाँ, ये होता शुरुआत भी आपकी चाय से हुई थी। अब देखिए, हमारे मुलाकात की तरफ से आपके लिए एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, क्विज है। और क्विज इस बारे में रहेगा कि आपको अपने विधानसभा मारहरा के बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि जनता आपके बारे में जानना चाहती थी, आप किस तरह से राजनीति में आए और जैसा आपने बताया कि सब कुछ कितना अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं आपसे वो सवाल करूंगी। ये बताइए कि जो रामई है वो कहाँ पड़ता है? रामई ये मेरठी थाना है, मेरठी के पास ही पड़ता है। हाँ। और वहाँ इसी में इवेंट्स हुआ था, जो बकरी दान किए थे मैंने उसी गांव में किए थे, जो दिव्यांग थे। रामई मेरा मेरठी के पास विलेज है, जहाँ थाना के बराबर का विलेज है, अच्छा विलेज है।
और मिक्स आबादी के लोग रहते हैं, मिक्स कम्युनिटी के। चलिए वही तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब तो खैर अब तो दूसरी बार के विधायक भी बन गए हैं आप, तो जानकारी तो होना लाजमी है। चलिए दूसरा सवाल है मेरा कि ये बताइए कि ये नगला अकोली कहाँ पड़ती है? नगला अकोली ये जलेसर विधानसभा का बॉर्डर का विलेज है, जहाँ हमने वनडे ODF करके 100 शौचालय एक दिन में बना के भारत सरकार में देश में पहला स्थान पाया था। हाँ। ये बॉर्डर का विलेज है। मैं सौभाग्यशाली उसमें भी था। हाँ। कि मेरा बॉर्डर का गांव बंजारा समाज का विलेज हम सेलेक्ट किए थे, उसमें 100 शौचालय एक दिन में बना के वनडे ODF किया था। उस भारत सरकार की बुकलेट में ये भी छपा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए मेरा तीसरा सवाल होगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप दूसरी बार के विधायक है, 22 में भी जीत गए, 17 में भी चुनाव लड़ा, उससे पहले 10 से शुरुआत की, 12 में लड़े। इन समय के बीच में कभी मतलब वो घमंड नहीं आया? नहीं, मैंने इसलिए नहीं आया कि मैं एक गिरास स्तर से एक कभी मैंने आशा भी नहीं की थी कि मैं विधायक का सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं तो चाय गांव में पिलाता था, चाय कार्यालय में पिलाई, गुड़ की चाय पिलाता, सेवा होता, तो मैं तो वही करते 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 एक सौभाग्य से यहाँ तक आ गया, विचारधारा से जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के बाबूजी का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है आपकी लाइफ में। जैसे मोदी जी के लिए चाय कहा जाता है कि चाय बेचते थे, और उसके बाद अब देखिए प्रधानमंत्री हैं। चलिए तीसरा सवाल, तो आज भी चाय पिलाते हैं लोगों को, बना के नहीं पिलाते? नहीं, हाँ मुझे आज भी शौक है। किचन में अगर मेरे यहाँ मिलने वाले तो मैं किचन में 1-2 चक्कर लगाता हूँ, चाय जल्दी पिलाओ। और कुछ लोग तो आज भी कहते हैं कि विधायक जी आप बनी हुई चाय पिलाएंगे, अपने हाथ की पिलाएंगे। तो मैंने कि आप जैसी चॉइस हो, क्या नहीं आपकी चाय पियेंगे। चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, अभी भी पिलाता हूँ लोगों को, स्वयं के बनाए। बिल्कुल। चलिए ये बताइए कि किलरमऊ कहाँ पड़ता है? किलरमऊ मेरे बॉर्डर का विलेज है, अलीगंज रोड पे पड़ता है। किलरमऊ काफ़ी बड़ा विलेज है, मिक्स आबादी का विलेज है, बॉर्डर का गांव है मेरा। बिल्कुल। तीसरा सवाल भी बिल्कुल सही है। जटोली गांव के बारे में बता सकते हैं? जटोली गांव ये हम मुझसे पूर्व विधायक थे, उनके बराबर का विलेज है। ये भी मेरा बॉर्डर का ही विलेज है। उसके बाद जलेसर विधानसभा शुरू हो जाती है। जलेसर जटोली के आगे रामनगर है, जो मुझसे पूर्व के विधायक हैं, उनका विलेज है जी। चलिए विधायक जी, ये 4 सवाल तो मैंने पूछ लिए। अब एक सवाल है, ज़रा इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है कि एटा से सिद्धपुरा मार्ग का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो कौन सी विधानसभा में पड़ता है? मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। यहाँ की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो बेचारे लोग एटा तक कनेक्टिविटी में जाते हैं, मुझे भी जाना आता है। मैं उनके कष्ट में बड़े भाव के साथ उनके सम्मान के रूप में कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा क्षेत्र मेरे में आता है, और जल्दी ही मैं पर डे उस रोड को बनवाने के लिए प्रयासरत हूँ। अभी 3 दिन पहले गया था, माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। परसों जब गया था तो मेरी फाइल वो मंत्री जी के यहाँ है, और जनता के आशीर्वाद से मैं उस रोड को बहुत अच्छा बनवाऊँगा। देर से बनेगा, लेकिन ज़िले में सबसे अच्छा रोड बनवाऊँगा, क्योंकि वहाँ के जो जनता है उसके कष्ट मेरे भाव से जुड़ा हुआ है। मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि उसको जल्दी बनवाने का प्रयास करूँगा जी। और देखिए आप लोग सवाल करते रहते थे कि सिद्धपुरा रोड के बारे में पूछिए कब बनेगा। लीजिए आप वादा कर रहे हैं विधायक जी कि बनवाऊंगा, थोड़ा देर होगा लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। चलिए सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए आपने, और इसलिए मुलाकात की तरफ से ये आपको मिलता है ये सर्टिफिकेट। थैंक यू। ऑफ विनर का, क्योंकि इन्होंने क्विज में सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए, और साथ में हमने इनको ये सर्टिफिकेट दिया, और इन्होंने आपको एक वादा दिया कि रोड जल्दी बन के तैयार होगा। हालांकि इनके जीवन में क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ ये आपको पता चल गया, हालांकि मुझे भी पता चल गया किस तरह से चाय से की हुई ये शुरुआत आज इन्हें विधायक की कुर्सी पर बिठाए हुए हैं। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा। लगातार इसी सेगमेंट में आपके पास लेकर आती रहूंगी और अलग अलग लोगों को। नमस्कार।